कौन सी आती हैं? सबसे पहली जो एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कॉटलिन। कॉटलिन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है, एक जुबान है एंड्रॉइड की। टेक्निकल बोले या डेवलपमेंट की बोले तो वो कॉटलिन लैंग्वेज जो है ऑफिशियली 2017 से एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है। उससे पहले जावा थी जो कि अब अनऑफिशियल है, लेकिन जावा पे अक्सर लोग जावा पे भी हैं, कॉटलिन पे भी हैं, यानी दोनों का कंपैरिजन नियरली इक्वल है। क्यों? क्योंकि जावा लोगों को पुरानी लैंग्वेज और भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है, तो इस वजह से लोग जावा को ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन एंड्रॉइड की जो जेट ब्रेन्स जो कंपनी है, एंड्रॉइड को मेंटेन करती है, उसको अपडेट करती है, वो कहती है भाई कॉटलिन ज़्यादा फीजिबल है, क्योंकि उसका कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट में ज़्यादा वो फास्ट है और लिखने में थोड़ी ईजी है, कोड उसका छोटा होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के मुताबिक उसको मॉडिफाई किया गया है। तो इस वजह से आप कोडलिन यूज़ करो, ये एक अलग से जंग चलती है इनकी। उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज है सी या सी प्लस प्लस पे आप कर सकते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, लेकिन रिकमेंडेड तो नहीं होता। वो अक्सर स्पेशल टास्क पे होता है, जैसे कि अगर हम कोई एआई ऐप बना रहे हो या इमेज प्रोसेसिंग की ऐप बना रहे हो। सपोज करते हैं भाई आप तस्वीर ले रहे हो जिसमें 2500 बंदे या 25 बंदे बैठे हो, उसमें आपको ढूंढ के लेके आए और आपके एक्सप्रेशन बताए। इस टाइप की ऐप्स के लिए फिर हमें नेटिव लाइब्रेरीज बनानी पड़ती है जो बिल्कुल क्लोज टू मशीन होती है, तो उसके लिए सी और सी प्लस प्लस यूज़ की जाती है। इसके मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद XML जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बट टैगेबल लैंग्वेज है। वो क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि जो एंड्रॉयड में डिज़ाइन बनती है ना, तो हम XML के थ्रू बंड बकल अप करते हैं, बंडल करते हैं, और ड्रैग ड्रॉप भी हम कर सकते हैं, ऐसी मसला नहीं है, लेकिन XML भी यूज़ होती है। यानी अगर आप एंड्रॉयड नेटिव डेवलपर बन रहे हो तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो उसकी नेटिव लैंग्वेज और दूसरी उसकी यूआई टैगिंग लैंग्वेज या यूआई बिल्डर। तो लैंग्वेज आप कोटलिन भी उठा सकते हो, जावा भी उठा सकते हो, और ये सब सीखना करना इसके अलग एक्सपीरियंस और टाइम लगेगा। iOS हमारे पास आती है दो किस्म के लैंग्वेजेस के साथ। सबसे पहली है स्विफ्ट, जो स्पेशली डिजाइन की गई है एप्पल की, एप्पल के लिए, और एप्पल ने ही डिजाइन की हुई है। ये 2014 से स्विफ्ट लैंग्वेज एप्पल की ऑफिशियल कहलाती है। उससे पहले या अनऑफिशियल हम बोले वो क्या थी, ऑब्जेक्टिव सी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज iOS के लिए अनऑफिशियल है, अभी भी यूज की जाती है, काफी सारी एप्स में की जाती है। अब मसला ये है कि पहले थी काफी सारी बड़ी बड़ी एप्स बनी हुई है, तो अब वो शिफ्ट नहीं हो सकती न्यू लैंग्वेज में, क्योंकि उस बहुत ज्यादा काम पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव सी पे ही वो कंटिन्यू करते जाते हैं। इस वजह से वो अनऑफिशियली ट्रीटेड की जाती है। ऑफिशियली अनऑफिशियल का सेंस ये होता है कि जो ओनर है iOS के, एप्पल वाले, वो किस लैंग्वेज को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि आप स्विफ्ट यूज करोगे तो हम आपको ज्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि हमारी जो नई चीजें, जदीद चीजें, वो स्विफ्ट में हम खुद बना के देंगे। ऑब्जेक्टिव सी अनऑफिशियली क्यों है? क्योंकि जो एप्पल वाले हैं वो बोलेंगे भाई सपोज अगर एप्पल की नई अपडेट आती है तो उसके अंदर कोई चीज रेस्ट्रिक्शन या सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ अलग अलग चीजें वो डालते रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सी पे वो खुद नहीं बना के देंगे आपको, लाइब्रेरीज जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव सी में जो डेवलपर्स बैठे होते हैं वो खुद वो बनाएंगे, फिर वो पब्लिश करेंगे, फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने आईफोन ऐप में के अंदर, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यानी अगर मुख्तसर करें, ऑफिशियली यानी बनाने वाले की कहानी, अनऑफिशियल यानी बनाने वाले की नहीं। बनाने वाला कहता है अनऑफिशियल मैं बना के नहीं दूंगा, मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूँ तो मैं अपनी चीज में दूंगा। अगर अनऑफिशियली आप चला रहे हो तो आप खुद बना के चलाओ और दूसरों को दो। ये होता है फर्क। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स क्या होती है? अब जैसे हमने नेटिव एप्स पढ़ी, वो डेडिकेटेड टू प्लेटफॉर्म, यानी उनकी अपनी लैंग्वेज के मुताबिक ही होती हैं, और वो उसी प्लेटफॉर्म के लिए, एंड्रॉइड के लिए तो एंड्रॉइड के लिए ही है, iOS के लिए तो iOS के लिए ही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है? वो भेड़ूपिया है, दो मुई सांप, टू हेडेड स्नेक। ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इंडिपेंडेंट यानी किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता। आप एक बार बनाओगे, दो ऐप्स नहीं बनाओगे, एक ऐप बनाओगे लेकिन चलेगी एंड्रॉइड पे भी, iOS पे भी, दोनों साइड चलेगी। ये है कमाल इसका। इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट जो रिड्यूस होती है। अब दो बंदों के बजाय अब एक बंदा काम कर रहा है, और इसमें टाइम भी बच रहा है, क्योंकि दो ऐप्स आप अगर 30 दिन में एक ऐप बना रहे हो तो नेटिव में वो आपको 60 दिन लगेंगे दोनों ऐप बनाने के लिए, इसमें आपको 30 दिन ही लगेंगे। तो ये इसका फ़र्क आता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर मार्केट में आपको कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिलेंगे ना, वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स के मिलेंगे। तो आपको इसको ज़्यादा तरजीह देनी है। अब इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म में कौन-सी टेक्नोलॉज़ीज़ यूज़ की जाती हैं? एक सबसे ज़्यादा बड़ी है, पुरानी है, रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट, जो फेसबुक वालों ने बनाई हुई है। फ्लटर, डार्ट जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें मैं काम करता हूँ, जो गूगल ने बनाई हुई है 2018 से। उसके बाद ज़ैमी ज़ाम ज़म ज़ैरमियन है, नाम मुझे अभी भी नहीं आता इसका, ज़ैरमियन है। तो ज़ैरमियन जो सी शार्प पे बनी हुई है,
तीसरी जो है वो ज़ारमिन है और वो सी शार्प पे बनी हुई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई हुई है। ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम फ्रेमवर्क्स भी बोलते हैं। यानी अगर आपको एंड्रॉयड और आईओएस ऐप चाहिए, जल्दी चाहिए और कम पैसों में चाहिए, तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप या क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर आपको चाहिए होगा। और ये 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब इसमें से कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये हम आगे कवर करेंगे। अब सवाल आता है कि इन अब सवाल आता है कि इन क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव, ये जो इसके अंदर फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, एंड्रॉइड, जावा, कोटलिन बताया, इसके अंदर कंपैरिजन क्या है, इसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है और ज़ारमेन है। मैं कंपैरिजन लेके आ रहा हूँ सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म का, नेटिव का नहीं ले आ रहा हूँ, क्योंकि नेटिव तो डेडिकेटेड टू प्लेटफॉर्म है। एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड के लिए है, तो उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। कोटलिन जावा इसके अलग वार है, तो उस पर हम नहीं जाते क्योंकि हमारा इस कोर्स से कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, क्योंकि नेटिव ऐप का हम अलग से कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर बताएंगे। तो फ्रेमवर्क के अंदर आप देख सकते हो नेटिव, रिएक्ट नेटिव जो है, रिएक्ट नेटिव क्या है, इसकी कम्युनिटी साइज यानी लोग जो उस पर काम कर रहे हैं डेवलपर्स, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये पुरानी है और ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है। इस वजह से ये हर हर दूसरे डेवलपर को लैंग्वेजेस आती हैं, इस वजह से इसके लोग ज़्यादा हैं। लोग ज़्यादा हैं यानी कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ लें। स्पीड अक्रॉस प्लेटफॉर्म यानी ऐप की जो चलने की स्पीड होती है, स्लोनेस या फास्टनेस, वो इसकी फास्ट होती है। यूजर एक्सपीरियंस इसका अच्छा होता है। यूजर एक्सपीरियंस से मुराद की ऐप चलाने के जो लुत्फ होता है, मजा होता है ना ऐप का, वो इसका कैसा है। अब जैसे वेबसाइट का अलग होता है, ऐप का अलग होता है। ऐप का यूजर एक्सपीरियंस, जैसे हम बोले ऐप चलाने का अंदाज अलग होते हैं और उसका शशके अलग होते हैं, इस तरीके से अगर बोलें तो। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल टू स्टार्ट, अगर आप डेवलपर बनना चाह रहे हो तो रिएक्ट नेटिव शुरू करने से पहले आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 5 से 6 मंथ का जावास्क्रिप्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप रिएक्ट नेटिव पे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। उसके बाद आता है फ्लटर। फ्लटर के अंदर क्या है, उसकी कम्युनिटी मीडियम है, क्योंकि 2018 में वो आया है, इस वजह से अभी वो ग्रो कर रहा है। लेकिन 2018 में वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है। तो रिएक्ट नेटिव को सुपर पास कर रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके करीब पहुंच चुका है। और गूगल इस पे ज़्यादा टाइम दे रहा है और काफ़ी सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और उम्मीद है 1 साल या 2 साल के अंदर रिएक्ट नेटिव को ये पास कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ही कोड है, जिससे आप अपनी मोबाइल ऐप बना सकते हो, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो, वेबसाइट भी बना सकते हो, और ये रिएक्ट नेटिव भी बना सकते हो। लेकिन रिएक्ट नेटिव पे 3 लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, JS जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। लेकिन यहाँ पे फ्लटर में डार्ट यूज हो रही है। और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान है सीखना, क्योंकि वो हर हर इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी बंदा देख के समझ जाए, थोड़ा सा अगर टेक्निकल है। ठीक है। उसके बाद इस जो फ्लटर पे ऐप बनाई जाती है ना, वो बहुत तेज होती है रिएक्ट नेटिव के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो फ्लटर है वो वर्चुअल मशीन के उसका जो वर्चुअल मशीन के हवाले से उसके जो आर्किटेक्ट बनाया हुआ है, वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है। और जो उसकी लाइब्रेरीज बनी होती है, आप जो डार्ट पे कोड कर रहे हो तो पीछे क्या होता है, अगर iOS है तो उसका स्विफ्ट पे कोड पड़ा हुआ होता है, और अगर एंड्रॉइड है तो उसका कॉटन या जावा पे पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से फ्लटर ज्यादा तेज चलता है। उसके बाद हमारे पास इसका यूजर एक्सपीरियंस फ्लटर का तमाम बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो फ्लटर के अंदर जो गूगल ने लाइब्रेरीज बनाई हुई है ऑफिशियली, जैसे कि अगर कोई बटन आप बनाते हो तो उस बटन का जो बेसिक कोड होता है ना डिजाइन का, रिसर्च करके उन्होंने बनाया हुआ है। ये आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल मेरे इसमें यूजर एक्सपीरियंस यानी फिग्मा वाली सीरीज में, UI UX की सीरीज में इसका आपको मजीद डिटेल मिल जाएगी कि यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है और किस तरीके से उसके हवाले से रिसर्च की जाती है। तो गूगल ने क्या किया, इसकी जो डिजाइन है ना, वो इतना सोच समझ के इसके जो बेसिक एलिमेंट्स के बनाए हुए हैं, ताकि डेवलपर को तकरीबन आधे से ज्यादा आधा काम तो करना ही नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इस वजह से फ्लटर बेस्ट है यूजर एक्सपीरियंस में। और अगर आप डेवलपर बनना चाह रहे हो फ्लटर के अंदर, तो आप बिगनर से, अगर आपको जस्ट हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग का पता है, तो आप शुरू कर सकते हो फ्लटर। ये इसका एडवांटेज है। और तीसरा ये कि रैपिड डेवलपमेंट, आप जल्द से जल्द इसको सीख सकते हो और जल्द से जल्द ऐप बना सकते हो। ज़ारमन दूसरा था, उसकी कम्युनिटी एवरेज है, क्योंकि वो पुराना भी है डेफिनेटली और काफ़ी टाइम टेकिंग है। एक एक बटन रखने के लिए आपको ज़्यादा कोड करना पड़ता है, और उसका थोड़ा सा मार्केट वैल्यू कम है, क्योंकि मार्केट वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे अभी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं लेके पा रहा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़र एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प यूज़ हो रही होती है। इसकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी लो है, इस वजह से कस्टमर जो होते हैं बोलते हैं हमें सुपर फास्ट ऐप चाहिए, तो उसके लिए ज़ारमेन ऑप्शन अच्छा नहीं है। और यूज़र एक्सपीरियंस इसका एवरेज होता है, इतना का अच्छा नहीं, क्योंकि वो स्लो होती है तो डेफिनेटली एवरेज ही होगा।
और उसके लिए भी आपको कुछ तजुर्बा चाहिए, सी शार्प सीखनी चाहिए, डॉट नेट वगैरह ये कुछ आना चाहिए, तभी आप ज़ारवेन पे काम स्टार्ट कर सकते हो। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, अगर इसमें मैं घुस जाऊँ ना तो 3-4 घंटे ले लूँगा, मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको मज़ीद मुख्तसर करना चाह रहा हूँ।